खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम 8th क्लास का चैप्टर 5th हिस्ट्री का जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और जिस चैप्टर का नाम क्या है, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोगों ने बगावत की या जब लोग जो हैं बगावत करते हैं, और 1857 ईस्वी और इसके बाद यानी 1857 और इसके बाद क्या हालात हमारे मुल्क के रहे, हमारे मुल्क के रहे और हमारे हिंदुस्तान के रहे। बिफोर वी डिस्कस दिस टॉपिक इलस्ट्रेटली, इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इससे पहले हालात क्यों थे। देखिए, मैंने इससे पहले जो है 2 चैप्टर, अभी आपका चैप्टर 3rd और 4th मैंने डिस्कस नहीं करा, क्योंकि इससे पहले जब हमने सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा वो रिलेटेड है द रिवोल्ट ऑफ 1857 के साथ, इसलिए मैं जो है पहले मैं इसके बारे में ही डिस्कस करूंगा। अब देख लीजिए आप, जब यहाँ पे जो है फ्रॉम, जब हमने सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, किस तरह से अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए और किस तरह से इन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ की आवाम को अपना गुलाम बना दिया, यहाँ के बादशाहों के तख्त व ताज छीने गए, और किस तरह से कौन कौन सी लड़ाइयाँ, जैसे बैटल ऑफ बॉक्सर लड़ी गई, बैटल ऑफ प्लेसी लड़ी गई, और तरह तरह की पॉलिसी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनके तहत यहाँ के तमाम जो बादशाह होते हैं, यहाँ के तमाम जो ताजिर होते हैं, यहाँ के तमाम जो किसान होते हैं, यानी कि हर एक क्लास के लोग, चाहे वो किसी भी क्लास में रहते हैं, किसी भी ग्रुप के जो हमारे हिंदुस्तानी लोग थे, उनको किस तरह से निशाना बनाया, कौन कौन से एक्ट और लॉज उनके ऊपर लगाए गए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ और कौन कौन से ऐसे रूल बनाए गए जिनके तहत उनको अपने कब्ज़े में, अपने रूल के अंडर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाया। और उन तमाम रूलों के खिलाफ जब वो तमाम जो इख्तियारात थे यहाँ के लोगों को उनसे छीने गए, उनको पूरी तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाने लगे, और ये जुल्म जो है काफ़ी देर तक नहीं रहा, और यहाँ के लोगों ने क्या करा, हिंदुस्तान के लोगों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत पर उतरे, और उसी बगावत का नाम क्या है, उस बगावत का नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे द रिवोल्ट ऑफ द 1857, मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके रीजन क्या क्या थे, इसके कॉजेज क्या क्या थे। देखो, इसको हम 1857 को हम फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग जो हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इसी को कहा जाता है। अब देख लीजिए, द रिवोल्ट ऑफ 1857 जब स्टार्ट होता है, एट दैट टाइम यहाँ पे गवर्नर जनरलशिप जो थी वो लॉर्ड कैनिंग के कंट्रोल में थी, और रिवोल्ट के काजेज क्या क्या हैं, जैसे पॉलिटिकल काज है, इकोनॉमिक काज है, सोशो रिलीजियस काज है, मिलिट्री काज है, तो इनकी वजह से ये रिवोल्ट जो है वजूद में आया। अब देख लीजिए, पॉलिटिकल काज में क्या होता है, नाना साहिब वाज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वाज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी राव सेकंड, अवध वाज एनेक्सेड इन 1857 ऑन चार्ज ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन, सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर वर एनेक्सेड ओनिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। अब देख लीजिए, पॉलिटिकल में नाना साहिब को सबसे पहले पेंशन से इनकार करा गया, तो उनको भी गुस्सा आ गया, और बहुत सारे एरिया जो है उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, जिसको डलहौजी ने दिया था, वो एक पॉलिसी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसके तहत उन्होंने बहुत सारे एरिया को कब्जे में लाया। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक काज क्या था, इकोनॉमिक जो रीज़न, जो वजूहात बन गई किसकी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो इकोनॉमिक कॉज क्या था, हैवी टैक्सेशन, यानी कि यहाँ के लोग, चाहे वो ताजिर थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो किसी भी तरह के क्लास के लोग थे, इनके ऊपर काफ़ी हैवी टैक्स डाला गया। फोर्सिबली इवेक्शन, बेदखल उनको अपने जायदाद से, उनके ज़मीनों से किया जाने लगा। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स दैट हिट पेजेंट्स एंड द आर्टिसन। अब देख लीजिए, यहाँ के इकोनॉमिक, एक तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, हैवी टैक्सेशन उन्होंने डाला। उसके बाद फोर्सिबली, यानी कि
ताकत के जोर पर, जुल्म व जबर के तौर पर, अपनी पावर के बलबूते पर उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी जो उनकी जायदाद थी उनको बेदखल कर दिया। उसके बाद वो क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स, और यहाँ के जो मतलब प्रोडक्ट थे उनके ऊपर काफ़ी जो है उन लोगों ने क्या करा, काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी जो है उनके ऊपर जो है टैक्स लगाया गया अलग अलग तौर से। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, और यहाँ के जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी उनको भी डिस्ट्रॉय उन्होंने करा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करा। अब आप देखो, अगर हम एक कमल बनाएंगे उसमें कितना देर लगेगा, 15 या 10 दिन लगते हैं उसको बनाने में। तो उन्होंने यहाँ पे जो क्या करा, यहाँ के ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट से, हाथ से बनाई गई, हाथ से जो लोग चीज़ें बनाते थे उनको उसने टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्ट्रॉय करा, और यहाँ के जो पेजेंट्स थे उनको डायरेक्टली हिट कर दिया गया। और उसके बाद हिट मीन्स क्या है कि यानी कि जो हम ट्रेडिशनली तौर पर यहाँ पे कल्टीवेशन करते थे, यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम था, उन्होंने कहा आप इंडिगो लगाओ, उन्होंने कहा आप यहाँ पे सिल्क का ही, मतलब जिन चीज़ों से उनका फ़ायदा था उनसे किसानों को कहने लगे कि आप ये चीज़ें, इन चीज़ों की आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे काश्तकारी करोगे, यहाँ पे खेती बाड़ी करके करोगे, क्योंकि उनको जो था ज़्यादा मुनाफा उससे हासिल होता था। और जो आर्टिसन यहाँ के थे, जो फनकार यहाँ के लोग थे, जो हुनरमंद लोग थे, उनको भी उन लोगों ने क्या है निशाना बनाया। और उसके बाद है आपका सोशल रिलीजियस। आप देख लीजिए ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में क्या था बिफोर दी इंडिपेंडेंस, या अब हम कहेंगे आज़ादी से पहले, यहाँ पे एक हिंदू धर्म में एक सती रवाज चलता था, यानी कि किसी औरत का अगर हस्बैंड मर जाता तो उसको भी जलाया जाता था, या उसको संसार किया जाता था, या वो विडो ही रहती थी, वो शादी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोशो रिलीजियस को, यानी कि मजहबी जो एक रस्म व रवाज बनाया गया था उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया जिसका नाम था एबोल्यूशन ऑफ सती। 1827 में एक कानून बनाया जो हिंदू धर्म के खिलाफ था। उसके बाद लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरेज, उन्होंने क्या बनाया 1800 यानी कि 1856 में एक दूसरा एक्ट बनाया जिसके तहत जो भी बेवा औरतें थी, यानी कि जिसका हिंदू मतलब रिलीजियस में, यानी कि हिंदू जो कम्युनिटी थी, जब उसमें कोई बीवी जो थी वो बेवा होती थी, उसका शौहर मर जाता था, उन्होंने उसको कानून के मुताबिक उसको करार दिया कि आप दूसरी शादी कर सकते हो। हॉट इज द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स एंड द कंजर्वेटिव पीपल। अब जो भी यहाँ के एहसास व जज्बे थे और जो भी पुराने तौर पर यहाँ के रस्म और रवाज थे उनको काफ़ी जो है चोट पहुँचाई। इन लोगों ने काफ़ी दुख हो गया यहाँ के लोगों को, जब वो यहाँ पे नए नए जो हैं क्या कहने लगे, नए नए कानून बनाने लगे, और यहाँ के जो रस्म व रवाज, तौर व तरीके यहाँ के लोगों के थे उनको डिस्ट्रॉय करने लगे। उसके बाद एक काज ये भी है मिलिट्री काज, डिस्क्रिमिनेशंस विद इंडियन सोल्जर्स। अब देखो जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको छोटे छोटे ओहदे दिए जाने लगे, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब मान लो कि जो हिंदू धर्म के लोग थे या सिपाही जो हिंदू के थे, हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते थे, उनको वो गंगा को पवित्र मानते थे, लेकिन वो कहने लगे आपको जंग करने के लिए बर्मा जाना पड़ेगा, इसको क्रॉस, तो वो भी रीज़न था, और उनको छोटे ओहदों पे ही रखा जाता था। तो इमीडिएट काज जो है इस रिवोल्ट का क्या बना, वो बनता है जब उन्होंने एक एनफील्ड राइफल को वजूद में लाया, हुज कॉटरेजेस वर सेड टू हैव ए ग्रीज्ड कवर मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क स्पार्किड ऑफ द रिवोल्ट। अब देखो सबसे बड़ा जो कारण होता है जिसको हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, जो सिपाहियों ने ही शुरू करी थी, वो उन्होंने क्या करी, जब उन्होंने एनफील्ड एक राइफल बनाया, उसका जो कारतूस था वो यानी कि किस चर्बी से, बीफ यानी कि गाय की चर्बी से, और जो सूर की चर्बी थी उससे, उसका बाहर से जो कोटेड किया था, यानी कि सबसे पहले उसको रोंड को डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, इसी तरह का कुछ था। तो उन्होंने क्या करा, ये दोनों धर्मों, चाहे हिंदू की बात करें मुस्लिम, ये दोनों धर्मों के खिलाफ था, और दिस वाज द मेन इमीडिएट काज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द 1857, और यही कारण बन गया, और जहां से जो है ये बगावत शुरू हो गई, और जिसको जो है यहाँ के सिपाहियों ने जो है शुरू करा। और द बिगनिंग एंड सेपरेट ऑफ द रिवोल्ट कहां से होता है, ऑन मार्च 29 1857, यानी कि मार्च 29 1857 एंड इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री
मंगल पांडे killed two British officer Hogginson and Boga on parade at बारकपुर नियर द कलकत्ता। तो सबसे पहले क्या है, मार्च 29/18 को यानी कि मार्च 29 1857 को एक सिपाही जिसका नाम होता है मंगल पांडे, जो परेड के दौरान जो है 2 ब्रिटिश ऑफिसर को कलकत्ता में मारता है और यहीं से जो है बगावत जो है अंग्रेजों के खिलाफ, और यहाँ पे स्लोगन दिए जाते हैं मारो फिरंगियों को, और यहाँ पे जो है बहादुर शाह जो है उसको दिल्ली का बादशाह जो है डिक्लेयर किया जाता है फौजों के द्वारा, यहाँ की फौज के द्वारा। और आपको ये बात भी बताता चलूं कि इसको जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द रिवोल्ट ऑफ 1857 को इसको द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने आथर थे, उन्होंने बुक में लिखा है, अपनी बुक में लिखा है 1857 से लेकर 59 तक इसको उसने लिखा है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। अगर हम बात करेंगे उसके बाद, अगर हम बात करेंगे काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इसको सर सईद अहमद खान ने लिखा है। उसके बाद द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको वी.डी. सर्वकार ने लिखा है। द स्पाई म्यूटनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 आर.सी. मजुमदार ने लिखा है। सिविल रेबिलियन इन इंडियन म्यूटनीज एस.बी. चौधरी ने लिखा है। रेबिलियन 1857 इसको जो है पी.सी. जोशी ने लिखा है। उसके अलावा तरह तरह के हिस्टोरियन ने जो है इसके बारे में लिखा है। तो किसी ने कहा ये सिपाही म्यूटिनिटी है, किसी ने कहा कि यहाँ के लोगों का म्यूटिनिटी है, और अलग अलग तरह से लोगों ने जो है इसके बारे में जो है काफ़ी जो है लोगों ने अलग अलग तौर से लोगों ने इसके बारे में क्या करा, इसके बारे में लोगों ने जो है अपने अपने ख्यालात दिए। अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताता चलूं कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 कहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सबसे पहले मेरठ से ये 1857 ईस्वी की बगावत शुरू होती है। 1857 की रिबेलियन जो है, ये रिवोल्ट जो है, बगावत जो है कहाँ से शुरू होती है, 10 मई ये मेरठ से शुरू होती हैं। और जिसको कौन अंजाम देते हैं, जिसके लीडर कौन होते हैं, सोल्जर ऑफ बंगाल आर्मी होते हैं। और उसके बाद 11 मई को दिल्ली से, जहाँ पे जिसका लीडर जो होता है B.S. जफर होते हैं, जिसको बखत और B.S. जफर, बहादुर शाह जफर और भगत खान होते हैं। और लखनऊ में ये 4 जून को स्टार्ट होता है यही रिवोल्ट, यानी कि यहाँ से बगावत शुरू होती है अंग्रेज़ों के खिलाफ। बेगम हजरत महल वहाँ की लीडर होती है। और कानपुर में 5 जून को होता है, जहाँ पे नाना साहिब, तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान होते हैं। और झांसी एंड ग्वालियर जून 1857, जहाँ पे विडो राजा गंगाधर राव होते हैं। और लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर से शुरू करती हैं। बरेली यानी यूपी से खान बहादुर शाह खान स्टार्ट करते हैं। और जगदीशपुर, जिसको हम आरा या बिहार कहते हैं, महाराजा वहाँ के स्टार्ट करते हैं, महाराजा कन्वर सिंह वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और फैज़ाबाद यूपी से मौलवी अहमदुल्ला स्टार्ट करते हैं। और पटना से मौलवी पीर अली स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले ये मेरठ से स्टार्ट होता है। और मेरठ के जो फौजी, वहाँ के जो फौज होता है, वो रातों रात जो है मेरठ से कहाँ पे पहुँचते हैं, दिल्ली में पहुँचते हैं। और बहादुर शाह को कहते हैं कि उसको डिक्लेयर कर देते हैं, यू आर द किंग ऑफ द इंडिया। और उसके बाद लखनऊ से कौन, दिल्ली में होता है B.S. जफर, लेकिन उसको सपोर्ट कौन करती हैं, यही जो हैं कौन करते हैं, मेरठ से जो फौज सोल्जर्स जाते हैं, यानी कि जो बंगाल आर्मी के जो रेजिमेंट होती है वो वहाँ पे जाते हैं। तो वो जो है उसको सपोर्ट करने के बाद उसको वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं बादशाह। और लखनऊ में होता है बेगम हजरत, कानपुर में नाना साहिब, तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह, और झांसी ग्वालियर में आपका लक्ष्मीबाई होती है। बरेली में आपका खान बहादुर खान होते हैं। जगदीशपुर में आपका महाराजा कन्वर सिंह होते हैं। और फैज़ाबाद यूपी में आपका मौलवी अहमदुल्ला होते हैं। और पटना में आपका मौलवी पीर अली होते हैं। देखो, ये था ओवरव्यू के रिवोल्ट के काजेज क्या क्या थे और रिवोल्ट कहाँ से शुरू होता है। लेट्स बिगन यूर चैप्टर। अब हम यहाँ से जो आपके चैप्टर पे दिया है, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि जब लोग बगावत करते हैं और 1857 के दौरान, और इसके बाद क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में क्या क्या हिसाब किताब रहता है, क्या क्या हालात रहते हैं। अब देख लीजिए, पहला पॉइंट है आपका
पॉलिसीज एंड द पीपल। अब देखो, अब मैंने आपको कहा जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई, जब वो एज ए ट्रेड करने आ गई, तो ट्रेड के दौरान ही उन्होंने यहाँ के इन्फ्लुएंशियली तौर पर जो है यहाँ के राजाओं को उन्होंने पॉपेट बनाए, कठपुतलियाँ बनाए, और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बादशाहों को हराए, उनको यहाँ से दस्त बरादर किया गया, उनके तख्त व ताज को छीना गया तरह तरह की पॉलिसी से। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। अब देख लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस बनाई, और बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए जिसके तहत जो हैं हर एक कुंबा, यानी कि तरह तरह के लोग, जो मुख्तलिफ क्लास के लोग, हर जाति धर्म, चाहे वो किसी भी बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो बादशाहों की बात करें, शहजादों की, किसानों की, वो तमाम इफेक्टेड हो गए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई। यानी कि आप देख लीजिए, किंग्स, क्वींस, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर्स वर आल्सो अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। अब देखो, सोल्जर्स के ऊपर क्या है, उनको छोटे छोटे रुतबे दिए जाते थे, और बादशाहों और क्वीन, जो भी यहाँ के बादशाह थे या क्वींस थी, उनसे तमाम इख्तियार छीने गए। उनको सिक्योरिटी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडी अलायंस के तहत उनको जो है सिक्योरिटी मुहैया करी, और उनको जो है अपने ही इशारों पर नचाने लगे। उसके बाद पेजेंट्स के ऊपर हैवी टैक्सेशन उन्होंने शुरू करा, और उनको जो है फोर्सिबली उनको कहने लगे कि जिस फसल के से वो ज़्यादा जो है लगान हासिल कर सकते हैं, या जिस फसल से वो ज़्यादा जो है क्या कहते हैं टैक्स हासिल कर सकते हैं, वही उनको कहा कि आप लोग जो हैं इसी की कल्टीवेशन करिए। और जो भी यहाँ के लैंडलॉर्ड से उनसे ज़मीनें छीनी गई, और जो लोग ट्राइबल से, जो देहातों में थे, उनको तो टोटली महरूम कर दिया। सोल्जर से भी वो जो है काफ़ी जो है उनके साथ भेदभाव करने लगे। यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शंस दैट हार्म देयर इंटरेस्ट एंड आर गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट्स। और किस तरह से यहाँ के लोगों ने जो है मजम्मत कर दी, और यहाँ के लोगों ने बज़िद हो गए, और ब्रिटिश की पॉलिसीज़ के वो खिलाफ हो गए, उनके तमाम तौर व तरीके, तमाम पॉलिसियों के वो लोग खिलाफ हो गए। और किस तरह से उन्होंने इन पॉलिसियों के खिलाफ जो है एक्शन लिए, और किस तरह से यहाँ के जो जज्बे थे, जज्बा व ख्यालात थे, किस तरह से वो बरखिलाफ होकर जो है इन पॉलिसीज़ के खिलाफ और अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। अब देखो, नवाब लूज़ देयर पावर। अब देखो, जो तरह तरह की इनने पॉलिसीज़ बनाई थी, इसके तहत क्या हो गया, जो यहाँ के नवाब थे उनके इख्तियारात, उनको मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स और सब्सिडी अलायंस के तहत उनसे तमाम जो है इख्तियार छीने गए। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। अब देख लीजिए, यानी कि आप देख लीजिए 18वीं सदी के वस्त के बाद, यानी कि 18वीं सदी के मतलब बीच, यानी कि दौरान आप देखते हैं कि यहाँ के नवाब, यहाँ के राजा से उनकी पावर जो है टोटली जो है डिस्ट्रॉय कर दी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है उनकी पावर को जो है मतलब डिस्ट्रॉय करने लगे, उनको इरोड करने लगे। दे हैड ग्रेजुअली लास्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। उनकी तमाम इज्जत व आबरू और तमाम इख्तियार जो है उनको जो है ये महसूस नहीं, बल्कि उनको टोटली तौर पर उनसे महरूम कर दिया। रेजिस्टेंस हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स। द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूसेस, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय द स्टेट्स। अब उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता तौर पर जो भी उनके रेजिस्टेंस है, जहाँ पे वो रह रहे थे, तो अदालतों या रिहाइशों के तौर पर जो है उनको जो है वो उनके जो जगहें थी उनको जो है अदालतों में या रियासतों में उनको जो है तब्दील कर दिया, और उनके साथ जो है कोर्ट वगैरह कोर्ट के तहत या जो भी पॉलिसीज़ थी उनसे जो है वो चीज़ें छीनी गई। और यहाँ की आर्मी को भी उन्होंने, जो यहाँ की फोर्स थी उनके ऊपर जो भी बादशाहों की फौजी थी उसको भी डिसबैंड कर दिया, और अलग अलग तरह से रेवेन्यू और टेरिटरीज जो है उनसे जो है आहिस्ता आहिस्ता उनसे वो चीज़ें तमाम जो है वो छीनी गई। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो है ना, रेजिस्टेंस हैड बीन स्टेशन्ड इन मेनी कोर्ट्स, यानी कि बहुत सी अदालतों में रिहाइशों को यकीनन किया गया था, यानी कि उनको जो है यकीनन किया गया था, यानी कि उनके जो है अलग अलग
तौर व तरीके में उनको इस्तेमाल करने लगा। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और बहुत सारे जो यहाँ के फैमिलीज, जो रूलिंग फैमिलीज थे, जो बादशाहों की फैमिली थे, परिवार थे, उन्होंने गुफ्त व शनीद करना चाहा, किसके साथ नेगोशिएशन करना चाहा, कंपनी के साथ, अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज देयर एज द हेयर टू द किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो रानी लक्ष्मीबाई का ये था, क्योंकि उसने अडॉप्टेड सन करा था, उसकी ये डिमांड थी कि जैसे ही मेरे हस्बैंड जो है बादशाह जब मर जाएंगे तो उसकी जगह जो है इसको नाना साहिब को बिठाया, यानी कि इसका जो अडॉप्टेड सन है उसको उस तख्त पे बिठाया जाना चाहिए। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव सेकंड प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाइड। अब ये जो है मतलब नाना साहिब ने जो अडॉप्टेड सन करा था, जिसका नाम क्या था, पेशवा बाजीराव सेकंड था, उसका ये था, उसका इंटरेस्ट, उसका उज़ुर ये था, वकालत ये थी, वो ये चाहता था जैसे ही मेरे फादर जो है ये मर जाएंगे उसकी पेंशन मुझे दी जानी चाहिए। हाउ एवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर टर्न डाउन दीज प्लीजेस। अब कंपनी को ये, उसको ये क्या थी, मतलब उसको ये इस चीज़ पे कॉन्फिडेंट था कि यार हम सुपीरियर हैं, हम यहाँ पे जो है हमने तमाम जो है यहाँ के लोगों को हराया, हमारी काफ़ी मिलिट्री पावर है। तो उन्होंने जो है इनकी दरख्वास्तों को, चाहे हम रानी झांसी की बात करेंगे, यानी कि चाहे हम यहाँ पे क्या है लक्ष्मीबाई की बात करेंगे जिसको झांसी भी कहा जाता है, या पेशवा बाजीराव की बात करेंगे, तो इनको जो है इनकी दरखास्तों पे उन्होंने अमल नहीं करा। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्टेड। अब देख लीजिए, थ्रू द डॉक्ट्रिन ऑफ द लेब्स के तहत उन्होंने अवध जो था उसको लास्ट में यानी कि कहे आखिर में उसको अपने कब्जे में ले लिया। इन 1801 ए सब्सिडी अलायंस वार इम्पोज्ड ऑन अवध, और 1801 में जो है सब्सिडी अलायंस क्या था, इट वाज पॉलिसीज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू विच दे हैव कंक्यूर्ड, या जो जिसके तहत उन्होंने जो है यहाँ के तख्त व ताज, यहाँ के बादशाहों को जो भी अडॉप्टेड सन थे या उनकी अपनी मतलब संतान नहीं थी, उनको जो है डायरेक्टली इस सब्सिडी अलाइन के तहत जो है उसको उस टेरिटरी को वो अपने कब्जे में लेते थे। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। तो उसके बाद जो है इसको जो है गवर्नर जनरल ने जो है 1856 के बाद जो है अपने अंडर में जब उसने सब्सिडी अलायंस को इम्पोज करा, अपने अंडर में अवध को लाया। गवर्नर जनरल डलोजिया डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्नेड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। और गवर्नर जनरल उस वक्त कौन थे, डॉक्टर डलोजी थे, क्योंकि उसने ही लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, और उसने ये डिक्लेयर करा कि यहाँ की टेरिटरीज में मिसगवर्नेड हो रहा है, यानी कि यहाँ की हुकूमतें जो है अच्छी तरह से नहीं, इनको चलाना नहीं आ रहा है या चला नहीं रही हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ का इंश्योर करा कि हम प्रॉपर तौर पर यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। और ये भी कंपनी का प्लान था कि किस तरह से हम यहाँ की जो बादशाह हैं मुगल डायनेस्टी को किस तरह हम उसका खात्मा करें। द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अब देख लीजिए, जब उन्होंने तरह तरह की पॉलिसीज बनाई, यहाँ के नवाब्स को, यहाँ के मुगल्स को, यहाँ के मैसूर हमारे टीपू सुल्तान नीचे जो साउथ में थे, यहाँ के राजाओं महाराजाओं को, मराठास को जब इन्होंने टोटली उनको हरा दिया, उनके तमाम इख्तियार छीन लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता जो भी उनकी चीज़ें थे उनको हटाने लगे। जैसे आप देखते हैं मुगल सल्तनत के जो कॉइन्स थे, जो पैसा यानी कि उनके जो सिक्के होते थे, उनसे उनके मतलब जो है नाम हटाने लगे। गवर्नर जनरल डलोजिया अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ द बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड आउट ऑफ द रेड फोर्ट एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिजाइड इन। अब ये भी गवर्नर जो जनरल उसका डलोजिया था कि वो कहते थे जब बहादुर शाह जफर जो है जब मर जाएंगे उसकी फैमिली को रेड फोर्ट से निकाला जाएगा और उसको
जो है प्राइवेट तौर पर यानी कि किसी भी और बिल्डिंग में उसको शिफ्ट किया जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग एंड आफ्टर हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए किंग, दे वुड जस्ट बी कॉल्ड एज ए प्रिंसेस। अब देख लीजिए आपको क्या है, जब गवर्नर जनरल, अब आपको ये रखना है जहन में, ये 1857 ईस्वी की जो बगावत है ये किसके दौर में होती है? उस वक्त यहाँ पर कौन गवर्नर जनरल थे? ये कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। और कैनिंग का ये कहना था कि जैसे ही बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल अंपायर है, जैसे ही लास्ट मुगल जो बादशाह है, जैसे ही मर जाएंगे और उसके बाद उसका कोई भी डिसेंडेंट यानी कि आबा व अजदाद या उनकी पुरखों से किसी को भी तख्त व ताज पे नहीं बिठाया जाएगा और उनके तमाम परिवार के लोग जो हैं उनको एज ए, हम लोग क्या मानेंगे? एज ए प्रिंसेस मानेंगे। अब देख लीजिए उसी तरह से अब ये था बादशाहों के लिए, बादशाहों के लिए क्या क्या रवैया था ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब हम देखेंगे पेजेंट्स एंड द सिपाही के लिए इनका क्या रवैया था। ये लोग किस तरह से यहाँ के पेजेंट्स से और यहाँ के सिपाहियों से वो लोग किस तरह से बिहेव करते थे और ये रिवोल्ट पर उतर आए। अब देख लीजिए, in the countryside, peasants and zimandars resented the high taxes and the rigid method of the revenue collection। अब देख लीजिए पूरे कंट्री साइड में जो लोग, कंट्री साइड क्या है? दिहाई इलाका, यानी कि जो लोग देहातों में रहते थे और जो लोग यहाँ के जिम्मेदार थे ये काफ़ी रिसेंटेड थे। रिसेंटेड का मतलब क्या होता है? फील बेटर टूवर्ड्स, यानी कि वो नापसंद थे काफ़ी। जो भी पॉलिसीज ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इनकी वजह से वो काफ़ी क्या थे? नापसंद थे, वो हैप्पी थे। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हाई टैक्सेस, जो उनको काफ़ी लगान मासूलात देना पड़ता था, और रिज्ड मेथड ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, और जो यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, क्या बनाई थी, जो इन्होंने यहाँ पे जो है काफ़ी सख्ती से जो वो लोग जो है रेवेन्यू यहाँ से लगान जो थे वो लोग इस्तेमाल यानी कि उसको हासिल करते थे। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीज़न फॉर दिस कंटेंट। अब देख लीजिए यहाँ के सिपाही, अब देखो किसानों के साथ उनका क्या, किस तरह का वो बिहेव करते थे, किस तरह से वो पेश आते थे। अब जो हमारे सिपाही थे उनके साथ कंपनी में जो मुलाजम थे, जो अंग्रेज़ों ने उनको रिक्रूट करा था, वो लोग भी क्यों यहाँ के मतलब अंग्रेज़ों के रवैये से अनहैप्पी थे? रीज़न क्या था, क्या वजह थी कि ये सिपाही लोग जो है ये भी रिवोल्ट कर रहे हैं? अब हमने देखा किसानों के ऊपर क्या था, एक तो था रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन कि उनको उनसे सख्ती से लगान लिया जाता था, और हाई टैक्सेस यानी कि काफ़ी टैक्स उनसे वसूल डाला जाता था, टैक्स डाला जाता था। और जो हमारे यहाँ के सिपाही थे उनका क्या रीज़न बना, क्यों वो द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पर जो है बगावत पे उतर आए, उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करते थे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट? देवर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। तो सबसे पहले जो यहाँ के सिपाही बेचारे थे उनको वो अनहैप्पी थे पे से, उनको तनख्वाह जो थी कम दी जाती थी, उनको अलाउंसेस कम दिया जाता था, कंडीशन ऑफ सर्विस जो थी वो भी कम, यानी कि उनको प्रमोशन वगैरह नहीं दी जाती थी, उनको पोजीशन चेंज नहीं किए जाते, उनको प्रमोट नहीं किया जाता था। सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर आवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीफ। अब देख लीजिए कुछ ऐसे कानून इन्होंने बनाए जिसके तहत मजहबी तौर पर उनके जज्बे मुतासिर होते थे, उनके यकीनी जो उनका यकीन राय, यानी कि जो भी वो लोग, जो आप लोगों को पता है कि गंगा को हमारे हिंदुस्तान के लोग जो हैं पवित्र मानते हैं, जैसे आप लोग गंगा स्नान वगैरह करते हो। और अंग्रेज़ों ने क्या करा, इनके जो भी इनके सेंसिबिलिटीज़ थी, इनके जज्बों को मुतासिर करा, इनके तमाम यकीने राय या एतबार या जिन चीज़ों पर ये लोग जो थे एतमाद करते थे ट्रेडिशनली तौर पर, या इनके कास्ट या रिलीजियस था, उनके ऊपर जो है उनको वायलेट करा गया। जैसे आप यहाँ पे देख, डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लॉस देयर रिलीजियस एंड कास्ट। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था, बहुत सारे लोगों की ये सोच विचार, वो इस चीज़ पर यकीन करते थे कि जैसे ही हम सी को क्रॉस करेंगे हमारा रिलीजन जो है वो छीन जाएगा और हमारी कास्ट जो है वो भी छीन, यानी कि वो उसको जो है
अपवित्र मानते थे, यानी कि ये ठीक बात उनके लिए नहीं थी। सो व्हेन इन 1824 द स्पाई वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर दो दे एग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। अब देख लीजिए यहाँ के लोगों को जब 1824 में उनको ऑर्डर करा किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी के, कि आप जाइए बर्मा में जो है कंपनी के साथ जो है जंग करेंगे, जो बाकी यहाँ पे कंपनियां थी। लेकिन उन्होंने, यहाँ के सिपाहियों ने इस ऑर्डर को रिफ्यूज़ करा और वो इस बात पे एग्री थे कि हम लोग पैदल जाएंगे लेकिन सी रूट या समंदर के ऊपर से हम बर्मा नहीं जाएंगे। दे वर severely punished and since the issue did not dawn in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company army had to agree to serve overseas if required। अब देख लीजिए उसी दौरान जो है कंपनी ने ये रूल बनाए और सख्ती और सख्त जो है उन्होंने कानून बनाए और उनको जो जिन सिपाहियों ने जो है इनकार करा ये समंदर के ऊपर से जाने के लिए, तो इसके एवज में, यानी कि जब उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करा, इनको काफ़ी सख्ती से उनको पनिशमेंट दिया गया और ये भी उनसे कहा गया कि अब जो है उनको दबाया गया और उनको ये भी कहा गया जो भी नए फौजी हैं उनको जो है ये ऑर्डर और ये समंदर जो है जब भी वो नए भर्ती हो जाएंगे उनको इस एग्रीमेंट पे साइन करना होगा कि जब भी उनको ओवरसीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उनको वो क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि दरियाओं के ऊपर से भी, समंदर के, तो कोई भी किसी भी मतलब उनको जो है वो उस वक्त जाना पड़ेगा। स्पाई आल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, और सिपाहियों को ये भी एक विचारों को इस बात की भी कि देहाती इलाकों में हमारे कंट्री साइड में लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, लोगों को किस तरह से जुल्म जबर जो गाँव में लोग रह रहे हैं, ये भी उनको काफ़ी दिल में इस चीज़ पर भी उन लोगों को इस चीज़ से भी वो लोग जो है काफ़ी हैप्पी नहीं थे। वो लोग रिएक्ट कर रहे थे कि अंग्रेज़ जो है देहाती लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम वर पेजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, तो काफ़ी पेजेंट किसान लोग जो थे वो गाँव में रहते थे और उनकी फैमिलियाँ भी रहते थे। सो द एंगर ऑफ द पेजेंट्स क्विकली सेपरेट अमंग द सिपाही, और जो किसानों का जो गुस्सा था, सिंपली आप क्या कहते थे, जो किसानों का जो गुस्सा था वो क्विकली तौर पर जो है सिपाहियों के दरमियान में भी फैल गया कि हम एक हैं, चाहे वो किसानों की समस्या है, चाहे वो यहाँ के लोगों की समस्या है, चाहे वो यहाँ के फौजों की समस्या है। तो ये भी एक कारण बन गया, ये भी एक रीज़न बन गया रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अब देख लीजिए उसके अलावा कौन सा आपका यहाँ आप देखो रेस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। अब देखो यहाँ पे जो है जिस तरह से मैंने ओवरव्यू में आपको कहा था, यहाँ के लोगों को जिसको हमने वो कौन सा पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो मेन पॉइंट आपको वो ये बताया था कि ये क्या था, ये था सोशो रिलीजियस जो एक काज था वो यही था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्मेड। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था और ये भी ज़रूरी था। अब आप देख लीजिए जुल्म के अलावा यहाँ के तख्तवताज, यहाँ की हुकूमत को, यहाँ के राइट्स को छीनने के अलावा अगर वो यहाँ पे रिफॉर्म, ये तो प्लस पॉइंट था, लेकिन अब उस वक्त यहाँ के धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनका ये कहना था कि जो अंग्रेज़ जो हैं हमारी रस्मों रिवाजों को जो ये लोग जो है रिफॉर्म कर रहे हैं, उनकी इस्लाह कर रहे हैं, ये गलत है। लॉज वर पास टू स्टॉप दी प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ द विडो। अब देख लीजिए 1828 में जो पहले मैंने आपको बताया एक कानून बनाया गया था जिसको हम सती धर्म के खिलाफ, यानी कि एबोल्यूशन ऑफ द सती 1829 में अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर ने एक रूल बनाया जिसके तहत जो है यहाँ के जो सती धर्म को जो है सती की जो रीत रस्म थी उसको ख़त्म किया गया और लीगलेशन ऑफ द विडो रिमैरेज एक्ट 1856 में जो है दोबारा से जो भी यहाँ पे कोई भी औरत अगर उसका शौहर मर जाता था, हिंदू धर्म में एक परंपरा थी, एक रस्म और रिवाज थी, वो शादी नहीं कर सकती, लेकिन इसको लीगलाइज्ड करा 1856 ने ईस्ट इंडिया कंपनी में, ताकि वो भी जो है शादी कर सकती है। और एबोल्यूशन ऑफ द सती की जो रीत थी इसको 1829 में जो है इसको एबोलिश करा। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियनिटी मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब देखने क्रिश्चियन मिशनरी को कंपनी ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है, इसको अलाउड करती है, यानी कि उनका जो ईसाईयत का धर्म था उसको वो लोग फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं फ्रीली और उसको डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ की जो ज़मीनें थी उनको इवन
ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी उसको समझने लगी। इन 1850 ए न्यू लॉज वाज पास्ड टू मेक कन्वर्सन टू क्रिश्चियनिटी, और नया कानून उन्होंने 1850 में 1850 में बनाया, जिसके तहत जो है यहाँ पे जो हर एक भाषा जो है भाषा को इजी बनाने के लिए उन्होंने क्रिश्चियनिटी में वो लोग जो है बातें करने लगे, यानी कि इंग्लिश वगैरह में वो बातें करने लगे। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर। अब देख लीजिए, उन्होंने ये एक पॉलिसी बनाई कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को यानी कि ईसाईयत को जो लोग तस्लीम करते हैं, इस ईसाईयत के अकीदे पर वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, ईसाईयत के फेथ पर वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, उनको जो है उनके एंसेस्टर की प्रॉपर्टी उनको जो है एज ए वारसा में दी जाएगी, उनकी विरासत उनको वापस ली जाती है अगर वो ईसाईयत को तस्लीम करते हैं। मैनी इंडियन बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन्स। अब बहुत सारे हिंदुस्तानी जो है वो ये महसूस करने लगे कि वो यहाँ के रस्म व रवाज, यहाँ के धर्मों को, मजहबों को वो जो है धर्म भरम कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और यहाँ की रीत, रस्म और रिवाज और मजहबों को क्रिश्चियन जो है ये लोग जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस, और अदर जो बाकी भी लोग जो जिस भी तरह से वो जो है कोर्स कर रहे थे, यानी कि अपने हिसाब से फेथ, रस्म वगैरह जो कुछ उनको लग रहा था कि ये समाजी तौर पर भी हम लोगों को क्या है, मतलब एग्जिस्ट होने से जो भी हमारी वांट हैं, जो भी हम चाहते हैं उसको ये उस तरह से समाजी तौर पर चेंज नहीं करते हैं। यू विल रीड अबाउट दिस रिफॉर्मर्स एंड द रिफॉर्मर मूवमेंट। अब हम अगले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लीजिए, दो द आइजेस ऑफ द पीपल। अब लोग क्या चाह रहे थे, टू गेट ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेड अबाउट ब्रिटिश रूल। स्टडी 1 एंड 2 में हम लोग ये हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आप लोग देख लीजिए कि मतलब जो सिपाही लोग थे वो किस तरह से जो है, यहाँ के सिपाही जो लोग थे वो किस तरह से म्यूटिनिटी पे उतरते हैं और बगावत पे उतरते हैं, क्या क्या उनके रीज़न रहे हैं, किन किन चीज़ों से इनको महरूम किया जाता था, उनका स्टेटस क्या था, उनका रुतबत क्या था, उनको तनख्वाह कितनी दी जाती थी, उनको प्रमोशन नहीं, उनको रिलीजियसी तौर पर जो है उनको सताया जा रहा था, उनकी धर्म परंपराएं जो थी उनको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता था, और जिसके तहत जो है ए म्यूटिनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। और एक छोटी सी जंग जो है जिसको फौज लोग जो है, यानी कि एक बगावत मकबूल मजावत जो बन जाती है, एक बहुत बड़ी जंग जो बन जाती है, वो क्यों बन जाती है, एक म्यूटिनी। देखो, म्यूटिनी माने होता है व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसओबेइंग देयर ऑफिसर इन द आर्मी। और आप देख लीजिए, म्यूटिनी माने क्या होता है कि जब यहाँ पे जो हिंदुस्तानी सोल्जर थे वो जो है उन्होंने इनकार करा ऑफिसर के आर्डर को। देख लीजिए, दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। देखो, ये मतलब अगर हम देखेंगे, ये स्ट्रगल जो थी ये रूलर्स और यहाँ पे जो लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पे रूल कर रही है, गैर मामूली नहीं थी कि ये अचानक ही उभर नहीं आई, बल्कि सम टाइम सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड सेपरेट एज ए पॉपुलर रेसिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। अब देख लीजिए, ये एक छोटी सी बगावत नहीं, क्योंकि यहाँ के तमाम लोग जो थे अपोजिशन थे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, उनके टैक्स की वजह से, ओवरऑल जो भी वो यहाँ पे जो जुल्म ढा रहे थे, तमाम लोग जो थे इसके अंग्रेज़ों के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मजम्मत करते थे। ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। अब बहुत सारे आम लोगों का ये यकीन था, अब हमारे क्या हैं कॉमन कौन, मतलब कौन उनके दुश्मन थे, वो अंग्रेज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और हम लोगों को जो है इनके खिलाफ खड़ा उठना पड़ेगा, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और यही एट ए टाइम हमको सब लोगों को इकट्ठा होकर इनसे लड़ना पड़ेगा। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around। और जिस भी तरह से यहाँ पे हालात थी, तमाम लोग जो है आपस में बातचीत करने लगे, तमाम लोग जो हैं इसके खिलाफ जो है इनिशिएटिव के लिए तैयार होने लगे, और तमाम जो है कॉन्फिडेंटली जो भी सिचुएशन हालात यहाँ पे थे उनके खिलाफ जो है बातचीत करने लगे, ताकि हम इससे किस तरह छुटकारा हासिल करें। सच ए सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। और ये सिचुएशन कहाँ पे डेवलप्ड
होती है नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में 1857 में। आफ्टर 100 years of conquest and the administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company very presence in India। अब देख लीजिए नॉर्थ इंडिया में 1857 में जहाँ पे वो जो है आपको पता है बंगाल में जो है नवाब होते थे, लास्ट में वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो है मतलब तमाम इख्तियारात वहाँ पे जो है मुसलत करे थे, लोगों को जो है वहाँ के बादशाहों को दस्तबरादर किया था, वहाँ के बादशाहों से जो है उनकी हुकूमतें छीनी गई थी। अब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी और बहुत बड़ी ये जो 1857 ईस्वी की एक बहुत बड़ी रेबलियन जो है ये स्टार्ट हो गए 1857 में, और ये एक बहुत बड़ी चैलेंज जो है, बहुत बड़ी चेतावनी जो है, ललकार जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेजेंस में बन गई। सिपाही म्यूटिनेड इन सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मीरठ एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन द रेबलियन। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्मिड रेसिस्ट टू कॉलोनलिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देख लीजिए मई 1857 को ये कहाँ से ये एज ए सिपाही म्यूटिनिटी स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये डिफरेंट सेक्शन के जो लोग सोसाइटी के हैं, जैसे किसानों की बात करें, ट्राइबल्स की बात करें, हम यहाँ के ज़मींदार्स की बात करें, यहाँ के तरह तरह के लोगों की बात करें, ये पूरी जो है हिंदुस्तान में शुरू हो गई। अब देख लीजिए यहाँ पे आप क्या है फ्रॉम मीरठ टू दिल्ली। अब मैंने आपको ओवरव्यू आपको दिया था पहले भी। ऑन 28 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंगिंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बाराकपुर। अब देख लीजिए बाराकपुर में क्या होता है, 29 मार्च को जो है मंगल पांडे एक सोल्जर सिपाही था जिसने जो है 2 ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बादशाह होते थे उनको उन्होंने मारा था, जिसके तहत जो है जिसके इवज में उसको जो है डेथ पेनल्टी दी गई थी। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट 8 में मेजर रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिज। और जो नया जो मैंने पहले आपको बताया था जो कारतूस बनाया गया था वो बीफ और जो है फोर्क के उस चर्बी से बनाए गए, यानी कि सूर और गाय की उस चर्बी से बनाया गया था, और जिसको जो है दोनों धर्मों के खिलाफ था, और जिसके तहत जो है एक बहुत बड़ी चिंगारी वहाँ से वजूद में आती हैं, विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ ए काउज एंड पिग्स। और जिसको बाहर से कवर किसका किया गया था, लपेट मतलब बाहर से उसका जो पॉलिश किया गया था वो कहा जाता है कि चर्बी, गाय के चर्बी और सूर के चर्बी से उसको करा था, और जो दोनों धर्मों के खिलाफ था। 85 सिपाही वर डिसमिस्ड फॉर सर्विस, और 85 जो है सिपाही को डिसमिस करा गया, एंड सेंटेंसेस टू 10 years इन ए जेल फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। दिस हैपेंड ऑन 9 मई 18 और उनको जेलों में भी जेलों में डाला गया, और जो लोग नहीं मानेंगे उनके खिलाफ भी जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत यानी ब्रिटिशर के तहत करी जाएगी। लेकिन द रेस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देख लीजिए मेरठ के अलावा बाकी जो भी हिंदुस्तानी जो सोल्जर थे यही एक रीज़न, यही एक जिम्मेदारी, यही एक रेस्पॉन्स बनता है इस रिवोल्ट को वजूद में आने के लिए। ऑन 10th में द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपाही। अब देख लीजिए 10th मई को मेरठ से ही जो सोल्जर हैं वो मार्च करते हैं, जो मेरठ में जो सिपाहियों को जेल में रखा था कैद खाने में उनको छुड़ा देते हैं। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर, दे कैप्चर गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फ्रेंचेस। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस जो कैद खाना था, जो जेल था, उसको जो है पूरी तरह से उन्होंने अपने कब्जे में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और वहाँ से जो गन्स थे वो कैप्चर कर लिए, उनकी बिल्डिंगों से गन फायर जो भी एम्यूनिशन वगैरह था वो उन्होंने मतलब जो है हासिल कर लिया, और उसके बाद ब्रिटिशों के खिलाफ जो है उनकी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय करा, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिक्लेयर करा कि ये वार जो है वो फिरंगियों जो यहाँ पे अंग्रेज लोग थे ऐलाने जंग कर दिया, जिसको हम कहते हैं द सोल्जर वर डिटरमिनेड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। अब देख लीजिए क्या है कि सोल्जर जो थे उन्होंने वो चाहते थे कि यहाँ पे हमारी कंट्री में फिरंगियों के ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ख़त्म करना, लेकिन उसकी जगह हम किसको लाएंगे
किसको बिठाएंगे? द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। अब देख लीजिए मेरठ से वो लोग स्टार्ट करते हैं और दिल्ली में वो रातों रात जो है यानी कि 11 मई को 10 मई को वो मेरठ से सोल्जर जो है वो स्टार्ट करते हैं म्यूटिनिटी को, जंग ऐलान जंग जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो शुरू करते हैं और वहाँ से रातों रात जो है यानी कि 11 मई के सुबह ही वो बी एस जफर जो है बहादुर शाह जफर जो है उसको जो है मतलब अपने मुल्क का जो है बादशाह करार देते हैं, ऐलान करते हैं। द स्पाई ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10th में टू रीच द दिल्ली इन अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि रातों रात वो क्योंकि मेरठ से क्या है नज़दीक है दिल्ली, और रातों रात वो दिल्ली में और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ पे पहुँच गए। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल सेपरेट द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन द रेबल, और वो वहाँ पे जो है उनकी रेजिमेंट जो है फोर्स वहाँ पे पहुँच गई और उन्होंने जो है वहाँ पे जो है बगावत शुरू कर दी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, फिर ब्रिटिश ऑफिसर को मारा गया। आर्म्स एंड एम्यूनिशन वर, उनका जो है आर्म्स और एम्यूनिशन जो भी हथियार थे उनको जो है एम्यूनिशन को जो भी गोला बारूद था अपने कब्जे में ले लिया। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, उनकी बिल्डिंग को जलाया गया। उसके बाद ट्रम्प्ड सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट, और पूरी तरह से जो है जो वो वहाँ पे जो है सिपाहियों ने पूरे अपने मतलब क्या कहते हैं अपने उसमें कस्टडी में लाया, अपने जो है पूरी तरह से रेड फोर्ट को जो है कवर कर दिया, उसको जो है सिक्योरिटी अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखा। हियर द बादशाह लिव्ड, जहाँ पे बादशाह लिव्ड, डिमांडिंग टू मीट हिम, उसको मिलने की वो ख्वाहिश करते थे। द एम्परर वाज नॉट क्वाइट विलिंगली टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, लेकिन आप देख लीजिए बहादुर शाह जफर का भी एक वो तैयार नहीं था, क्योंकि उसको पता था ब्रिटिशर ने पूरी तरह से हमारे मुल्क को कब्जे में लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अब जब उन्होंने उसको भी जो है उसके जज्बात जो है बुलंद हो गए, उसको लगा कि आप मुझे अपने हिंदुस्तानी फौजी जो हैं ये कह रहे हैं, तो उसने क्या करा, बट द सोल्जर परसिस्टेड, लेकिन सोल्जर्स ने क्या करा, उसको परसिस्ट करा कि आपको जो है उसको जो है यहाँ पे जो है माइल कर दिया। अब आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको जो है इस मुल्क को कायम, आपको हम यहाँ का बादशाह जो है कायम करेंगे, आपको तैयार होना पड़ेगा। परसिस्ट करा। दे फोर्सिड देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और उन्होंने ऐलान कर दिया बहादुर शाह जफर जो है वो हमारे क्या हैं, वो हमारे बादशाह हैं। द एजिंग एम्पायर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अब जो एजिंग, ये उम्र रसीदा, ये अधेड़ उम्र का जो बादशाह यहाँ पे था, लगभग इसकी उम्र जो है 87 साल थी, तो उसको जो है उसने इस डिमांड को एक्सेप्ट करा। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड द रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज ए कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। अब उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी जो है साजिश को रचाया और तमाम उसने लेटर लिखा, तमाम जो भी उसके मतलब सबऑर्डिनेट जो भी चीफ थे, जो भी उसके रूलर पुराने थे, उनको उसने ऑर्गेनाइज करा और एक बहुत बड़ी साजिश जो है आज या सिंपली हम कहें एक बहुत बड़ा जो है साजिश बनाई। किसके खिलाफ? उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है हिरबा अपनाया, बहुत बड़ी एक जो है चाल बनाई किनके खिलाफ कि हम अब ब्रिटिश के खिलाफ जो है जंग करेंगे। द सिंगल स्टेप टेकन बाय द बहादुर शाह जफर हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन। अब उसने सिंगल स्टेप यानी कि बहादुर शाह जफर ने ये जो स्टेप उठाया एक बहुत बड़ा फायदेमंद रहा हमारे हिंदुस्तान के लिए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मुगल रूलर जो है काफ़ी लार्ज पार्ट में जो है सियासत यानी कि उनकी हुकूमत थी। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड द चीफ टेंस कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। अब मुगल रूलर के ही तहत काफ़ी जो छोटे छोटे जो रूलर जो थे या उसके चीफ जो थे छोटे छोटे इलाकों पे हुकूमत कर रहे थे। थ्रेटनेड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब उन्होंने ब्रिटिश रूल का जो वहाँ पे था उनको ललकारा, उनको जो है चेतावनी दी, अब आप यहाँ के हमारे कब्जा मतलब यहाँ पे लोगों यहाँ का जो रकबा है इस पर कब्जा नहीं कर सकते हो। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर द मुगल अथॉरिटी। और ये भी उनका जो छोटे छोटे इलाकों पे जो मुगल अंपायर थे या बाकी जो राजा महाराजा जो भी हुकूमत कर रहे थे उस दौरान, उनको ये लगा अगर मुगल अंपायर जो है सेंटर में आते हैं तो हो सकता है हम भी अपनी गद्दियों पे दोबारा से आ जाएंगे, हम भी अपने इलाकों पे हुकूमत कर सकते हैं और हमको अपनी अथॉरिटी जो है वो वजूद में आ सकती है। द ब्रिटिश हैड
नॉट एक्सेप्टेड दिस टू हैपन। अब ब्रिटिशर को ये इस चीज़ का ये नहीं था, ये ख्याल नहीं था कि ये जो है पूरे हिंदुस्तान जो है हमारे हमारे खिलाफ जो है बगावत करेगा। तमाम मतलब जो क्लासेस के लोग, चाहे राजा महाराजाओं की बात करें, चाहे बादशाहों की बात करें, ताजरों की बात करें, यहाँ के किसानों की बात करें, यहाँ के सिपाहियों की बात, उनको ये गुमान नहीं था, ये इस चीज़ की उम्मीद नहीं करते थे कि इस तरह से हो जाएगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस काज बाय द इशू ऑफ द डिसीजन टू कार्ट्रिजेस वुड डाई डोन। तो उनको था कि यार कि ये इन लोगों ने जो कार्ट्रिजेस हमने कारतूस बनाए हैं, जो बीफ और जो पिग के मतलब चर्बी के जो बदले में ये जो है एक बगावत शुरू हुई है, इसको हम गिरा देंगे, यानी कि इस जो कारतूस हमने बनाए इसको हम चेंज करेंगे। हो सकता है कि इसी के तहत ये जो है बगावत वजूद में आई है, अब इसको हम चेंज करेंगे, हो सकता है तो ये जो है ये सारे वापस आ जाएंगे। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह को इस बात का यकीन था कि इस रेबेलियन से जो है पूरी सिचुएशन जो है पूरी चेंज हो गई। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड enthusiastic, it gives them the courage, hope and confidence to act। अब देख लीजिए लोग जो है ना पूरे जोश व खराश से, पूरे जज्बे उनके उभर आए और इस उम्मीद के उनका हौसला अफजाई हो गई और ये उम्मीद हो गई कि हम इस एक्शन के तहत, इस अमल के तहत जो है अपने मुल्क को जो है वो आज़ाद कर सकते हैं और अपने मुल्क में ही हम लोग क्या हैं रहेंगे। द रेबेलियन सेपरेट। अब देख लीजिए बगावत कहाँ से फैल गई और कैसे फैल गई। देखो, आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। अब देख लीजिए अंग्रेज़ों के दिल्ली से जुड़ जाने के बाद तकरीबन एक हफ्ते तक कोई बगावत नहीं हुई। इट टुक दैट मच टाइम फॉर द न्यू टू ट्रेवल। अब इसके लिए मतलब ये था, अंग्रेज़ों का ख्याल ये भी था कि कम से कम एक हफ्ते तक तो है कोई भी मूवमेंट नहीं हो गई और कहीं पे भी इस तरह की रेबेलियन का उनको पता नहीं चला कि कहाँ से बगावत शुरू हो रही थी। अब कम से कम उनको लगा कि अभी इसको मतलब जो है पूरे जो है इसको फैलने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा, अभी तक कहीं से कुछ न्यूज़ नहीं आ रही हैं। देन ए स्पॉट ऑफ मीटी न्यूज़ बिगन। अब उनको ये पता नहीं चला कि कहाँ से ये जो है ये शुरू हो जाएगी। अब देख लीजिए जैसे रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट ए नोडल पॉइंट्स लाइक द दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब मेरठ से वो रातों रात कहाँ पे पहुँचते हैं, दिल्ली में हमारे बहादुर शाह जफर वहाँ से स्टार्ट होता है और 4 मई को बेगम हज़रत महल जो है वो लखनऊ से स्टार्ट करती है और उसी तरह से कानपुर में नाना साहिब, तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान कानपुर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद झांसी एंड ग्वालियर जून 1857 में लक्ष्मीबाई वहाँ से स्टार्ट करती है, जो विडो ऑफ राजा गंगाधर राव की होती है। और बरेली से आप देख लीजिए, बरेली यूपी है, खान बहादुर खान वहाँ से शुरू करते हैं। जगदीशपुर से आपका जो है महाराजा कन्वर सिंह करता है और फैज़ाबाद से आपका मौलवी अहमदुल्लाह करते हैं और पटना से मिल, यानी कि अब आप यहाँ पे देख लीजिए तरह तरह के लोग, मतलब इनकी डिमांड्स क्या क्या थी और कहाँ पे किसने शुरू किया। अलग अलग रेजिमेंट्स ने जो है इन्होंने यहाँ पे जो है पूरी तरह से हिंदुस्तान के साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो है अपना जो है ये बगावत जो है शुरू कर दी। अब यहाँ पे आप देख लीजिए रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनी एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप एट द नोडल पॉइंट्स लाइक द दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस आल्सो रोज अप इन रेबेलियन एंड रेल। यानी कि हर एक किते से मुल्क के तमाम हिस्सों थे, चाहे वो किसान लोग थे, चाहे वो ताजिर थे, चाहे वो बादशाहों के लड़के थे, हर एक तौर पे क्या है लोगों ने जो है बगावत शुरू कर दी। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट आप यहाँ पे देख लीजिए, ही टू एक्नॉलेज द सोजर्निटी ऑफ द बहादुर शाह जफर। और तमामों ने ये क्या कर दिया, हर एक ने ये जो है जो बादशाह जो बहादुर शाह जफर की उसको एक्सेप्ट करा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए हर एक पॉइंट जो है मैंने ओवरव्यू में बताया कहाँ से किस बादशाह ने जो है हमारा तांत्या टोपे कहाँ से शुरू करा, उसके बाद हमारी जो है
ये क्या कहते हैं, महाराजा कंवर सिंह ने कहाँ से शुरू किया, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से, मौलवी पीरुल्ला ने कहाँ से शुरू किया, ये ओवरऑल अब था। अब देख लीजिए बगावत जो है हर कोने से शुरू हो गई। द कंपनी फाइट्स बैक्स, अब कंपनी जो है वो चुप नहीं रहने वाली थी, कंपनी ने भी वापसी में जो है वो भी उनके खिलाफ जो है मतलब जो है लड़ाई शुरू करने लगी। अननर्विड बाय द स्केल ऑफ द अपहेवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अब देख लीजिए ये हलचल के पैमाने से गैर महफूज कंपनी ने अपनी पूरी ताकत के साथ बगावत को तब्दील करने का फैसला किया। अब आपको मैंने बताया कि हर एक, यानी कि दिल्ली से, मेरठ से शुरू हो गई, फिर दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, झांसी, ग्वालियर, बरेली में, जगदीशपुर में, फैज़ाबाद में, पटना में, हर एक कोने से जो है बगावत शुरू हो गई। अब जो है अब अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब ये चाहा कि अब हम इस बगावत को हैं किस तरह से इसको हम तब्दील करने का उन्होंने फैसला करा, ताकत के बलबूते पर इस बगावत को हम किस तरह से रोकें। It brought reinforcement from the England, passed new laws so that the rebel could be convicted with the ease and then moved into the storm centers of the revolt। अब देख लीजिए इन्होंने क्या है, काफ़ी इट ब्रॉड मतलब ज़्यादा मदद उन्होंने ब्रिटिश अपने इंग्लैंड से मंगवाई, और उन्होंने क्या करा, अलग अलग जो है कानून बनाए, जो भी बगावत करेगा, उस जो भी गुनाहगार होगा, जो भी कन्विक्टेड पाया जाएगा, मुजरिम पाया जाएगा, उसको अपने कब्जे में लाने के लिए अलग अलग लाज लगाए। और ये जो स्टॉर्म, ये जो एक तूफान, ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 वजूद में आया है, इसको किस तरह से वो लोग जो हैं इसको जो है मूड इनटू द स्टॉर्म सेंटर्स ऑन द रिवोल्ट, और किस तरह से उनके जो हैं हिरबों को या जो भी वो चालें चलते हैं उनको जो है मतलब रोका जा सकता है। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड। अब देख लीजिए दिल्ली को दोबारा फिर से उन्होंने क्या है कब्जे में लाया फ्रॉम द रेबल फोर्सेज इन सितंबर 1857। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंसेस टू लाइफ इम्प्रिजन। अब देख लीजिए बहादुर शाह जफर को इन्होंने क्या करा, जब फिर उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया 1800 सितंबर 1857। अब देख लीजिए बगावत शुरू कब होती है, मई से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही मई के बाद क्या था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 3-4 महीनों के बाद ही वो फिर जो है जब उन्होंने काफ़ी फौज लाए, काफ़ी कानून बनाए, वो क्या करते हैं बहादुर शाह जो दिल्ली को फिर वो अपने जहाँ से बगावत शुरू हुई थी या जहाँ पे बगावत चल रही थी उसको अपने कब्ज़े में लिए, और बहादुर शाह जफ़र को जो है दोषी ठहराया गया, मुजरिम ठहराया गया, और उसको जो है उम्र कैद की सज़ा दी गई। हिज सन वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज़, उसकी आंखों के सामने उसके औलाद को जो है शहीद कर दिया, उसको जो है मारा गया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जैनत महल were sent to prison in Rangoon in October 1858 में, और उसको और उसकी बीवी को जो है जो बर्मा प्रोविंस में, जहाँ पे रंगून बर्मा प्रोविंस में पाया जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको जो है सज़ा उम्र कैद की सज़ा दी गई, और उनको जो है वहाँ पे कहाँ पे बर्मा में, जहाँ पे रंगून एक प्रोविंस था, वहाँ पे भेजा गया और वहाँ को उनको कैद में डाला गया। उसके बाद देख लीजिए ही एंड हिज वाइफ बेगम जैनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रेंगून इन अक्टूबर 1858। बहादुर शाह जफर डाइड इन रेंगून जेल इन, और 1862 जो में है उसकी उम्र उस वक्त 87 थी, वो जो है वहीं पे मर गए। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउ डिड नॉट मीन दैट द रेबेलियन डाइड डोन आफ्टर दैट। अब देख लीजिए अब दिल्ली को दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जा में लेने के बाद ये नहीं है कि ये बगावत जो है ये जो है ये डाउन हो जाएगी, ये गिर जाएगी, या बगावत जो है ख़त्म हो जाएगी। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट, पीपल जो है कंटिन्यू जो है मजाफत उनके बजिद या उनके अपोज जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, एंड बैटल द ब्रिटिश, और लोगों और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सरप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ द पॉपुलर रेबेलियन। कम से कम 2 साल जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है इनको रोकने के लिए बिला जबरन जो है इस बगावत को कुचलने के लिए इन्होंने काफ़ी हिरबे अपनाए, और कम से कम इनको 2 साल लग गए इस मैसिव को, इस पॉपुलर रेबेलियन को, इस 1857 ईस्वी की बगावत को रोकने के लिए।
उसके बाद लखनऊ वाज टेकन इन द मार्च 1850। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून। इतने तांत्या टोपे एस्केप टू द जंगल। तांत्या टोपे जो है रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में मारा गया। उसके बाद तांत्या टोपिया जो है वो जंगल में गए और उन्होंने गोरिल्ला वार शुरू कर दिए और उसके बाद उसको भी जो है कैप्चर करा गया और उसके बाद उसके भी 1859 में जो है उसको भी जो है अंग्रेजों ने मारा। उसके बाद आप जस्ट एज द विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबेलियन फोर्सेस एनकरेज दिस ट्रेडिशन। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बगावत जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या है अब ये जो है नीचे आने लगे और जिनकी वजह से क्या होता है, जिन्होंने बगावत की थी उनको कहा गया कि अगर इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने अर्ज़ की, यानी कि मान लो जो लोग इनके खिलाफ थे, जो लोग जो हैं बगावत पे उतर जो बागी हो सकते हैं, अगर वो लोग जो हैं चाहते हैं कि वो अपनी दरख्वास्त देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर those who had rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any, अगर मतलब वो लोग जिन लोगों ने यहाँ के मतलब अंग्रेज़ों को नहीं मारा है वो लोग जो है अपनी जो क्या कहते हैं दरख्वास्त दे सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन और उनको सेफ प्रोटेक्शन दी जाए, उनके राइट्स जो भी उनको लैंड या वगैरह जो भी उनके हकूक़ थे उनको वो दिए जाएंगे। लेकिन नेवरथिलेस हंड्रेड्स ऑफ सिपाही रेबेलियन नवाब्स एंड राजाज वर ट्राइड एंड हैंग। लेकिन अगर उन्होंने कोई सफ़ेद फार्म लोगों को कत्ल ना किया होता तो वो महफूज रहेंगे और इनके हकूक़ और अराजी के दावे उनको दिए जाएंगे। यानी कि सिंपली इसमें हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ों को नहीं मारा होगा, उन्होंने किसी तरह भी कदम जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ उससे नुकसान नहीं होगा, उनको उनकी तमाम प्रॉपर्टी उनके जायदाद वापस दिए जाएंगे अगर वो लोग सरेंडर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही बागियों के नवाब और राजाओं को आजमाया गया और उनको लेकिन मतलब उनको झांसे में लाया गया कि आपको प्रॉपर्टी वापस देंगे, आपके तमाम हुकूक वापस देंगे, आप अंग्रेज़ों के खिलाफ मत लड़ो, आप अंग्रेज़ी फरंगियों को मत मारो, आपकी जायदाद को वापस आपको तख्त व ताजा लौटाए जाएंगे। लेकिन इसी झांसे में उनको लाने के बाद कई सारे सिपाहियों को, कई सारे नवाबों को, कई सारे राजाओं को बेचारों को क्या करा, मारा गया और उनको जो है फांसी दी गई। अब देख लीजिए आफ्टर मैथ मतलब यानी कि द रिवोल्ट ऑफ द 1857 के नताइज क्या होते हैं, या आफ्टर यानी कि आपका चैप्टर ही है, आपके चैप्टर में ही लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि आपको लिखा गया है यहाँ पे, आपको लिखा आपके चैप्टर में नाम ही है व्हेन पीपल रेबल, जब लोगों ने बगावत शुरू करते हैं। और उसके बाद 1857 होता है जिसको हम 1857 ईस्वी की बगावत कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, इसके नताइज क्या होते हैं आप देख लीजिए। द ब्रिटिश हैड रीऑर्गेनाइज कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1850, यानी कि 1857 ईस्वी में बगावत होती है शुरू और 1859 में फिर से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पे जो है दोबारा से जो है इस कंट्री में क्या करती है, अपना कंट्रोल जमाती है। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर, लेकिन जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी उनको वो कैरी ऑन उस तरह से वो रूल यहाँ की ज़मीनों पे नहीं कर सकते हैं जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। लेकिन गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिश की वजह से क्या क्या चेंजेस उन्होंने लाई आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857। जो बगावत जो है कम से कम 2 साल रही और 2 साल 1857 से लेकर 1859 तक, यानी कि 1857 से लेकर 1857 तक जो बगावत चलती रही। उसके बाद उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म लाए, क्या क्या से नई तरह से यहाँ के तरमीम करी, यहाँ पे क्या क्या उन्होंने किया। देखो पहला पॉइंट क्या है, द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट जिसको कहा जाता है 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ द East India Company to the Crown in order to ensure a more responsibility management of the Indian affairs। अब देख लीजिए जैसे ये 1858 ईस्वी में 1858 में एक नया कानून बनाया जाता है जिसके तहत जो है ईस्ट इंडिया की कंपनी को जो है उसको जो है क्रोन के अंडर में, यानी कि डायरेक्टली अब क्या है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी राज नहीं करेगी बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे ब्रिटेन के हम अंडर आ जाएंगे, ब्रिटेन के गवर्नमेंट के अंडर हम आ जाएंगे और तमाम जो भी अफेयर्स यहाँ के लोगों के हैं वो जो हैं डायरेक्टली कौन उनको रिजॉल्व करेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि
ब्रिटिश क्रोन ही उनको रिजॉल्व करेगा। ए मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मेटल्स। यानी कि जो भी हिंदुस्तान में हो रहा था, अब जो है एक एक्ट बनाया गया 1850, और जिसके तहत तमाम जो भी मामलात है, तमाम जो भी प्रॉब्लम हिंदुस्तान में है, वो डायरेक्टली हम किसके, कौन रिजॉल्व करेगा, वो उन्होंने कौन करेगा, ब्रिटिश क्रोन करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। और यहाँ पे उन्होंने क्या है, बहुत सारे सेक्टर्स बनाए, बहुत सारे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने तरमीम करा। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ द वाइसरी। और 1858 के बाद यहाँ पे वाइसरी बनता है। पहले आपको देखते हो जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो गवर्नर उनके होते थे, लेकिन उसी के बाद जब उन्होंने ये क्या करा, कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल करा, बंगाल पे कब्जा करा, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। अब गवर्नर जनरल इंडिया के बाद हमारा जो है 1858 के बाद, जब हम डायरेक्टली व्हेन वी हैव कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड एट दैट टाइम थ्रू द एक्ट ऑफ द 1858 वी हैव कम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, क्या कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उसके तहत जो है उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर होती है उनकी पोजीशन को चेंज करा गया, वो वाइसरी बन गया। अब देख लीजिए आगे दूसरे पॉइंट के हम की तरफ जाएंगे। ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। अब तमाम यो के जो भी यहाँ पे जो भी बादशाह थे, जो भी रूलर थे, जो भी नवाब थे, बादशाह थे, महाराजा थे, राजा थे, उनको ये आश्वासन दिया गया, ये यकीन दहानी दी गई कि आगे जाकर उनको ये यकीन दहानी दी गई कि आगे जाकर आपकी तमाम जो भी प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में नहीं लिया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन। और जो भी उनके अडॉप्टेड सन है, जैसे आप लोगों को पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के तहत उन्होंने डॉक्टर डल्स ये कानून, जिसका अपना औलाद नहीं है उसकी तमाम टेरिटोरी, तमाम प्रॉपर्टी वो कब्जे में ली है। लेकिन अब उन्होंने माना आपको ये जो है तमाम अधिकार, तमाम हुकूक दिए जाएंगे। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सवरेटी पैरामोट। और ब्रिटिश क्वीन जो थी एलिजाबेथ, उसने ये भी कहा कि आपको जो है आपके तख्त व ताज, तमाम इख्तियारात, आपकी जो भी बादशाह थे उसको बढ़ाया जाएगा, आपको वो जो है तमाम हुकूक दिए जाएंगे। दस द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश। अब वो उनके ताबेदार बन गए। क्या बन गए? जब ब्रिटिश 1858 के एक्ट के बाद जो है हम ब्रिटिश क्रोन के अंडर आ गए, और यहाँ के तमाम जो भी बादशाह थे उनको हुकूक दिए गए कि आप हमारे ताबेदार बनोगे, आप हमारे अंडर जो है काम करोगे। उसके बाद इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज। और ये भी डिसाइड करा गया जो हिंदुस्तानी फौजी हैं उनकी भर्तियों को, उनके तादाद को कम किया जाएगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिपाही हैं उनको बढ़ाया जाएगा। इट वाज आल्सो डिसाइड दैट द इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गोरखा, सिख्स एंड पठान्स। अब मान लो उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो है बिहार से, अवध से, साउथ इंडिया से भर्ती नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ दी क्या कहते हैं सिपाही नहीं करे, क्योंकि वो डर गए थे। आप लोगों को पता है मेरठ से, अवध से, मेरठ से इन्हीं सिपाहियों ने, साउथ इंडिया के सिपाहियों ने उनके खिलाफ जो है जंग करे थे। अब उन्होंने चाहा कि जो लोग गोरखाज हैं, जो सिख हैं और पठान हैं, उन्हीं को हम लोग भर्ती करेंगे। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद द सस्पिशंस एंड द हॉस्टिलिटी। अब यहाँ के जो लोग थे, यानी कि जो मुस्लिम की जो प्रॉपर्टी थी, उनको कन्फिस्केट किया गया, उनको कब्जे में लाया गया, और उनके साथ शक व शुबहात और उनके साथ दुश्मनी का सलूक करने लगे। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेबिलियन इन ए बिग वे। अब ब्रिटिशर का ये कहना था कि मुसलमान ही इस जंग के, इस बगावत के ज़िम्मेदार है, उन्होंने ही इस जंग में ज़्यादा हाथ बटाया है। यानी कि ब्रिटिशर का ये कहना था कि मुसलमानों ने ही इस बगावत को ज़्यादा तौर पर जो है इसको उरूज पे पहुंचाया। और इसी के तहत जो है मतलब उन्होंने क्या कहा कि इसी के तहत उन्होंने उनकी तमाम जो प्रॉपर्टी थी उसको कन्फिस्केट करा, उसको अपने कब्जे में लिया और उनके साथ दुश्मनी करने लगे। द ब्रिटिश डिसाइड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। अब ब्रिटिशर ने यह भी चाहा कि जो यहाँ के रस्म और रिवाज हैं, यहाँ के लोगों की जो धर्मी जो भी वो लोग करते हैं, वो जो हैं वो बिल्कुल क्या है, वो अपने हिसाब से वो बिल्कुल उनको तमाम रस्म रवाज कल्चर जो कुछ भी है वो अपने हिसाब
हिसाब से उसको जो है अपने ऊपर उसकी रेस्पेक्ट वो करने लगे। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जिम्मेदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर रेंट्स। अब जो है अलग अलग तरह की पॉलिसी जो है जो लैंडलॉर्ड से जो ज़मींदार थे उनके उनके एवज में ही, यानी कि उनके लिए बनाए जाने लगी और उनको तमाम जो है सिक्योरिटी मुहैया करी और उनके तमाम हुकूक जो है वापस दिए गए। दस ए न्यू फेज़ ऑफ द हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857। अब देख लीजिए, इसमें अगर मैं ओवरव्यू आपको बताता हूं कि ओवरव्यू में हमने यही पढ़ा कि बगावत कहां से शुरू होती है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हमारा जो है सबसे पहले मेरठ से शुरू होता है। मेरठ से शुरू क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सिपाही थे उन्होंने स्टार्ट करा था ऑन मार्च 29, 1857 को जो है जो 1850 मार्च 29, 1857 जो है मंगल पांडे एक सिपाही था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 जवानों को वो जो है मारता है और उसके बाद बाराकपुर नियर कलकत्ता से ये जो है पहले मूवमेंट शुरू हो जाती है। और उसी तरह से ये जो है कहाँ पे रातों रात वो दिल्ली से 10 मई को, मतलब 10 मई मेरठ से, और दिल्ली से 11 मई को, लखनऊ से 4 जून को, कानपुर से 5 जून को, और उसी के बाद आप देख लीजिए झांसी ग्वालियर से जो है जून में ही स्टार्ट, बरेली यूपी से स्टार्ट होती है, बिहार में फैज़ापुर और पटनापुर में। तो यही से तो ओवरऑल, और उसके बाद आखिर में ब्रिटिश मजबूर होता है कौन कौन सी पॉलिसियाँ बनाता है आफ्टर मैथ, यानी कि कम से कम ये बगावत जो है 1857 से लेकर 1859 तक रही। और उसके बाद किस तरह से फिर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से रिकवर करती है दिल्ली के और ओवरऑल जो भी एरिया हिंदुस्तान में जो उसके पहले कब्जे, किस तरह वो कब्जे में करती है और कौन सी नई पॉलिसीज़ बनाती है, और अकॉर्डिंग यानी कि जो नया एक्ट वो 1858 में बनाती हैं उसके तहत जो है मतलब किस तरह से वो फिर से यहाँ पे अपना जो है क्या कहते हैं रूल को जो है वो राइज करते हैं, और किस तरह से फाइनली जो है हम लोग जो हैं फिर एक बार जो है ब्रिटिश के ही, यानी कि पहले हम लोग क्या थे, पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे, लेकिन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 हम जो है अंडर द एक्ट ऑफ द 1858 के तहत हम जो है डायरेक्टली वी हैव कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्रोन, या आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हम आ सकते हैं। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़, ताकि आगे जाकर मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।